नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल की बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज़ में। और आज हमारा लेक्चर नंबर 17। अभी तक जो है हमने जितने अभी तक जो हमारे 16 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो उसमें हम जो सर्किट में जो कंपोनेंट यूज कर रहे थे वो कंपोनेंट था हमारा आर। उसको हम जो है कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने जो भी थ्योरम्स लगाई, जो भी एनालिसिस हमने सर्किट की करी, केवीएल केसीएल करी, सबकी सब जो है हमने किससे करी हैं, रेजिस्टेंस को मान के की है। हमारे पास जो है अभी तक केवल एकमात्र जो है पैसिव कंपोनेंट था, वो पैसिव कंपोनेंट अभी तक रेजिस्टेंस था। मगर ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया है और इंडक्टर हो गया है। ठीक है, तो आज हम जो है इन दोनों पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में जो है आज से स्टडी करना शुरू करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एसी और डीसी के बारे में कुछ नहीं बताया है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और आज जो है हम जो है सी और एल, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो है हमें चार्ज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, पहले हम लोग जो है उन फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे, तब जाके जो हम कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे जो है हमें कैपेसिटर और इंडक्टर को समझने में क्या होगी, थोड़ा सा आसानी होगी। और बिल्कुल क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो हम कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में भी जो है हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे जो हम एडवांस वर्जन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो हम स्टडी करने वाले हैं, पहली चीज कैपेसिटर इंडक्टर से पहले जो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी वो चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपका मिलके बना है इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मीन्स रेस्ट में। अब हम आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं जब जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। अभी तक जो है हमने जब करंट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, I = dq/dt यदि स्मॉल चेंज है, या कुछ लोगों ने इसको सीधा Q/T भी लिख दिया था। इसमें क्या हुआ था, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहे थे, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, मगर आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैटिक पोजीशन में है, इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है हमारे दो बहुत अच्छे लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक है, ये जो है चार्ज से हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बोलता है अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपल। हमारे जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो तो इसको ऐसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे भी अगर हमारे जो है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं तो ये क्या हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारा एक प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ क्या मुझे बताता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपल। ठीक है, या अगर दोनों के दोनों जो है यहाँ पे मेरे जो हैं प्रोटॉन हैं, तो दोनों के दोनों प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों जो है लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करी क्योंकि ये चार्ज के क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। आप चाहें तो कोई भी चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से जो है पहला लॉ जो है मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ का पहला लॉ जो है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपल। ठीक है,
ऐसा जो है हमें उसमें भी पता है, मैग्नेट में भी हम देखते थे हमारा नॉर्थ और साउथ पोल क्या करता था, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था, और साउथ और साउथ पोल या नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल करता था। ठीक है, वैसा ही कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे जो है चार्ज में लगता है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा लॉ है, वो दूसरा लॉ जो है कहीं ना कहीं जो हमारा ड्राइव होता है वो पहले लॉ से आता है। ठीक है, वो कैसे आता है, अब जो है आप देखिए दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके बीच कोई फोर्स होगा तभी तो वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप जो है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं, दोनों आपस में इसलिए टकरा रहे हैं, कोई ना कोई इन दोनों के बीच एक ऐसा फोर्स है जो दोनों को क्लोज ला रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा लॉ जो है हमारा निकल के जो आता है, जो पहले लॉ से उसका निकल के आता है कि जो लाइक चार्जेस जो आपस में जो है रिपल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो फोर्स जो है वो फोर्स दिया जाता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 अगर एक चार्ज है, Q2 अगर एक चार्ज है, और आर स्क्वायर, आर क्या है, उसके बीच की कोई डिस्टेंस है। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे ये जो है दो चार्जेस हैं और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो फोर्स जो है इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो आपको कैसे बताना है, फोर्स की वैल्यू आपने बता दी है। इस केस में वो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इस केस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस केस में वो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ठीक है, वो आपको कैसे देख के बताना है, वो आपको देख के बताना है आपके चार्जेस किस पोलरिटी के हैं। ठीक है, अगर दोनों जो है सेम पोलरिटी के हैं तो वो रिपल करेंगे, दोनों अपोजिट पोलरिटी के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है हम जो है कैसे देख के यहां से बता सकते हैं, यहां पे पोलरिटी देख के ये चीज हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो हमारा ये बता रहा है। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अप, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। Q1 एंड Q2 क्या हो गए, Q1 एंड Q2 यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 है यहाँ पे कोई चार्ज। ठीक है, और आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है इसमें, आर तो स्क्वायर हो गई है, तो आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो है आपकी आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जो है आप क्या बोलते हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको जो है हम कूलाम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो कॉल्ड कूलाम्स लॉ। क्या कहता है कूलाम्स का नियम, कूलाम्स का नियम कहता है यदि दो चार्ज चाहे वो अपोजिट पोलरिटी के हैं या सेम पोलरिटी के हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को आप दे सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जो है इसको थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये कूलाम्स लॉ जो मेरा कहता है, यहाँ पे जो है कंसिडर करता है, सपोज ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ में ये मानता है कि ये दोनों क्या है, Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, पहली बात कैसे हैं, ये पॉइंट चार्ज हैं ये। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो इनके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर जी आप तो ये पॉइंट चार्ज बता दिए, पॉइंट चार्ज कौन सी बला है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि Q1 की कुछ क्या होगी, Q1 ऐसा तो नहीं एक डॉट होगा, Q1 का कोई साइज होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ Q1 होगा और ऐसा ही कुछ Q2 होगा। अब मुझे नहीं पता इसका डाया क्या है इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ। ठीक है, और जो है ये क्या है, इसके बीच का सेपरेशन है R। तो पॉइंट चार्ज का मतलब यहाँ पे होता है, कूलाम्स लॉ लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत जगह क्वेश्चन आता है। तो अगर सपोज इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस है R1 और सपोज इस वाले इसकी रेडियस है R2, तो R1 एंड R2 आर वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू R। ठीक है,
पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जो इनके बीच का सेपरेशन है वो यहाँ पे जो है ये जो चार्ज दिया हुआ है उसकी रेडियस उसके कंपैरिजन में बहुत 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 छोटी है। तो आप चाहे इसे डॉट की फॉर्म में दिखाएं चाहे आप इसे इसकी फॉर्म में दिखाएं, अगर ये रेडियस ज़्यादा होती तो आपका क्या हो जाता, तब तो मेरी नेट डिस्टेंस क्या हो जाती r प्लस r1 प्लस r2, ठीक है। मगर जो है मैं कूलॉम्स लॉ लगाने में इन दोनों को पॉइंट चार्ज कंसिडर करता हूं और इन दोनों की वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा जब मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूं तो f इज इक्वल टू, मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाऊंगा क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दो तरीके हैं, आप चाहे k की डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए, मगर जो है मैं कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है k की वैल्यू लिख लेते हैं 9 इंटू 10⁹, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई है k की, आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जो है डायरेक्ट इसमें रखने पे बहुत सारी एरर की संभावनाएं होती है, क्योंकि जो आपने k की जो ये वैल्यू रखी है, ये वैल्यू रखी है आपने वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। मगर मेरे को तो जो आपको जो बताना है, मुझे आपको वैक्यूम के लिए नहीं बताना है ना एयर के लिए बताना है, मुझे तो आपको ऐसा लॉ बताना है जो आपका हर जगह अप्लीकेबल हो। तो आप जो है यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, f की वैल्यू हो गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया है इनके बीच का फोर्स, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे जो है Q1 के बारे में आप परिचित हैं, Q2 के बारे में आप परिचित हैं, R के बारे में आप परिचित हैं। यहाँ पे जो है एक नई चीज निकल के आ रही है, वो चीज है आपकी एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन क्या है, ठीक है। ये एप्सिलॉन है आपका परमिटिविटी, ठीक है। अब ये परमिटिविटी क्या होती है इसके बारे में जब हम समझेंगे तो थोड़ा सा और थोड़ा इसके बारे में अब डीप घुसेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जो है, मैं आपको चूंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूं, पर आपने परमिटिविटी परमेबिलिटी ये सुने होंगे, कई लोग तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी को भी एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है अब आपको जो है थोड़ा परमिटिविटी के बारे में थोड़ा जो है थोड़ा और डीप से बताते हैं। ये परमिटिविटी आपकी क्या बताती है, परमिटिविटी बताती है आपकी कि उसकी जो है चार्ज स्टोरेज करने की क्या औकात है, ठीक है। क्या बताती है आपको परमिटिविटी, परमिटिविटी बताती है उसकी चार्ज स्टोरेज करने की क्या औकात है, ठीक है। तो आप जो है अगर बात करें, इस एप्सिलॉन को दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये होती है आपकी वैक्यूम की और ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर कूलम, ठीक है। ये आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। और एप्सिलॉन आर हो गई आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में जो है मैं कह सकता हूं ये जो सेपरेशन इनके बीच है ये वैक्यूम में है, मैं कह सकता हूं ये एयर में है, ये जो इनके बीच का सेपरेशन वो क्या है, ग्लास में है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रहती है, ठीक है। मगर मैंने जो है इस टाइम पे इसको कंसिडर किया है, ये क्या है, फ्री स्पेस में है, ये एयर में है। तो एयर की अगर मैं बात करूं तो आप जो है एयर की जो है रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1, तो आपका एप्सिलॉन हो गया है एप्सिलॉन नॉट। तो आप जो है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपके काम इस टाइम पे आ जाएगा, जो है आप यहां से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा, ये अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। तो परमिविटी जिसको जो है आप किससे डिनोट करते हैं, जिसको जो है मैं एप्सिलॉन से डिनोट करता हूं, तो ये क्या बताता है, जैसे मैंने आपको कहा था ये बताता है औकात, बताता है चार्ज स्टोरेज करने की। तो आप इसको कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर द चार्ज। किसमें? एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर द चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है चार्ज स्टोरेज करने की जो एबिलिटी होती है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे मैं जो है परमिटिविटी कहता हूं। ठीक है, ऐसे ही आपकी टर्म्स आएगी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपकी परमिटिविटी जो रहेगी वो आपकी रहेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, और परमेबिलिटी रहेगी जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं वो रहेगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा अब आपको परमिटिविटी और परमेबिलिटी में अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसकी जो है एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, हाउ इट इज इजी और डिफिकल्ट, हाउ इट इज इजी और डिफिकल्ट टू स्टोर द चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये आपको किसके बारे में बताता है, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है जैसे जैसे जो है हाउ इट इज इजी और डिफिकल्ट टू स्टोर द चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये कितना चार्ज स्टोरेज करेगा, ये इसकी एबिलिटी को, इसकी औकात को, इसकी हैसियत को बताता है। मींस आपकी परमिटिविटी एक ऐसा साइज है, अगर इसका साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोरेज करेगा। तो परमिटिविटी की वैल्यू आपकी जो है, परमिटिविटी की जो वैल्यू जो है आपकी जो है, अगर आपकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा आपका, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो अगर अब बात करें एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो यह है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हो गई वैक्यूम की, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 8.86 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। ये जो है यहाँ पे एक रिलेटिव परमेबिलिटी का हल्का सा आपको आइडिया देने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, एयर की कितनी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, एप्सिलॉन R1 हो गई, तो आपका एप्सिलॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, एक चीज और, आपकी जो है एप्सिलॉन नॉट की या परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपको बताई है, दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। ठीक है, और आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर आपका यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये कोई फैक्टर आता है बस, जिससे जो आप क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको चार्ज स्टोरेज करने की एबिलिटी के बारे में आपको एप्सिलॉन बताता है, तो आपका एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा चार्ज स्टोरेज कर सकते हैं, आपकी औकात उतनी ज़्यादा होगी चार्ज स्टोरेज करने की। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ग्लास की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो है 5 से जो है 12 की इसकी रेंज है। ठीक है, और पोर्सलिन की, माइका की, तो जनरली जो है चार्ज स्टोरेज करने के लिए जो है हम इनको ही मोस्टली प्रिफर करते हैं। ठीक है, और एक बात चीज़ और ध्यान रखना, यही कंसेप्ट अब हमारा जो है, जब हम जो है इंसुलेटर पढ़ेंगे तो इंसुलेटर जो भी पढ़े जाते हैं, इंसुलेटर जो मटेरियल होता है वो ऐसा बनाया जाता है, जो मटेरियल होता है वो ऐसा बनाया जाता है उसकी परमिटिविटी एज हाई एज पॉसिबल हो इंसुलेटर मटेरियल के लिए। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं, जब आपको पावर सिस्टम में इंसुलेटर डिस्क्राइब किया जाएगा तो वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। फिलहाल मुझे आज इतना यहाँ पे समझ में आया, मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मेरी चार्ज स्टोरेज करने की औकात उतनी ज़्यादा होगी। किसमें चार्ज स्टोरेज करने की, इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज स्टोरेज करने की मेरी औकात उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है।
लगता है आपको हल्का सा ये डाउट आ रहा हो, सर ने तो जो है केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करी, इनके बारे में, चार्ज के बारे में, उसके बारे में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की, ना मैंने इसके बारे में कुछ बताया है। जबकि क्या है, अगर ये कोई चार्ज है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज भी एक तरीके से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एटम का, एक सबसे छोटी यूनिट है। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये भी इस तरीके से जो है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर हमारे m1 m2 जो है दो पार्टिकल हैं और r इनके बीच की डिस्टेंस है, तो आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दिया जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर जो है उसके बीच की डिस्टेंस हो, ठीक है। और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव टाइप का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। अगर मैं ठीक इसके उल्टे बात करूं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की, तो अगर हमारा एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो दिया जाएगा, वो दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखने पे यहाँ पे जो है मुझे एक चीज़ थोड़ा समझ में आ रही है। Q1 क्या है, चार्ज है यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज, Q2 क्या है, इस पॉइंट पे चार्ज। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में ये बात कर रहा है इस पॉइंट पे मास, ये बात कर रहा है इस पॉइंट पे मास, और R बात कर रहा है डिस्टेंस की। तो जैसे जैसे अगर इन दोनों चार्जों के बीच क्या है डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते जा रहा है, तो वैसे वैसे जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कम होता जाएगा। यही चीज़ जो है मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हो रही है। जैसे जैसे जो है इनके बीच की दूरी मेरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर मेरा नीचे है, तो कम होता जाएगा। मगर मैं फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ निकालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में एक और रिलेशनशिप निकालने के लिए। का जी दिया जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। और जो है अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस केस को लेते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम का है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे काम का है, ठीक है। इसको अगर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में लेंगे तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स तो फोर्स है, मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फोर्स क्या है, एक एनर्जी, अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ठीक है। तो आपने क्या कहा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कन्वर्जन की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरा जो है मैं फोर्स में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लूंगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लूंगा या दोनों का सम करूंगा। क्या चीज करूंगा, अगर मुझे जो बात करनी है फोर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए। ये जो है दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो है Q1 है और ये Q2 है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए Q1 को भी मान दिया है, यहाँ पे जो है मेरा एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। और मुझे जो है इसको मैंने मान दिया है आपके लिए, ये जो है आपस में ईयर में रखे गए हैं, ठीक है। दो चार्ज आपस में 1 मीटर की डिस्टेंस में आपके ईयर पे रखे गए हैं। तो मेरे को क्या करना है इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कैलकुलेट करना है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करना है। क्योंकि मुझे पता है आपको क्या चाहिए होगा, Q1 Q2 चाहिए होगा, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो चार्ज इन इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का चार्ज होता है। और यहाँ पे आपको मतलब है मास से, तो मेरे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो मैं जो है अगर इस सिचुएशन में मैं चाहूँ तो दोनों का उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकता हूँ और जो है मैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की, तो ये हो गया यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2, ठीक है। तो माइनस Q
Q1 क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इन इलेक्ट्रॉन ये हो गया है माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर या 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 1 मीटर है, तो अपॉन 1 हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा देखें, ये आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ठीक है, फिलहाल जो है मेरा थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट पे मैं इसको नहीं बात कर रहा हूँ, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38 माइनस 38 प्लस 9, तो आपका कितना हो गया है, ये हो गया है मेरा -29, ठीक है। किस में आएगा, ये न्यूटन में मेरा फोर्स आएगा, ठीक है। ये जो है कुछ इस पावर का आ रहा है, 10⁻⁻19 पावर का जो है ये मेरा फोर्स आ रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। अब अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इस केस में दिया जा सकता है, जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये वाला केस है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 9.1 और ये पावर हो गए 10⁻62, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जरा जो है इस कैलकुलेशन को फिलहाल रहने देते हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रहा है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻73, ठीक है। अब आप देखिए, जहां पे मैंने दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के बीच ईयर में 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे थे, उस केस में जो है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आ रहा है वो 10⁻⁻29 की फॉर्म में आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10⁻⁻73 आ रहा है, ठीक है। मीन्स अगर आप यहां पे देखें तो आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां भी जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में मोटा मोटा अगर आप देखें यहां से तो 30 लगभग जो है 10⁻43 टाइम्स कम है। तो जो चीज उससे 10⁻43 टाइम्स मतलब 1 1 2 3 4 5 ऐसे 43 जीरो इतने गुना कम है, तो मैं क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो है, अगर मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों उसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं, क्यों अपना दिमाग खराब करूं। इसलिए जो है मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पे जो है मैं केवल चार्ज की बात करूंगा, मैं केवल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बात करूंगा। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में क्या बात करूंगा कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है Q1 Q2 जो हमारे जो पार्टिकल हैं उनमें जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपॉन उन चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसी को मैं क्या कहता हूं, इसी को जो है मैंने कूलम्ब्स लॉ कहा है, ठीक है। तो यहां से जो है मैं इस चीज को अगर समराइज करूं, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है दोनों जो है चार्ज पार्टिकल में जितना चार्ज होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और चूंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखा मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 ज़्यादा है, 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा है, तो मैं जो है उसके बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करूँगा। यहां से जो है मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मेरा Q1 और Q2 पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। Q1 और Q2 के बीच जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके अलावा उन दोनों के बीच जो सेपरेशन मीडियम है Q1 और Q2 को जो है R डिस्टेंस में जो रखा गया है, जिस मीडियम में रखा गया है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, अगर मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी कम होगी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, ठीक है। हमारे
चार्ज की जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा किसी भी बॉडी में जो है चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज के सराउंडिंग्स में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इफ देयर इज ए charge on any body, electrical field will exist, ठीक है। तो अगर हमारा कहीं पे भी कोई चार्ज होगा तो उसके सराउंडिंग में जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक नई टर्म्स आ गई है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, हमारी जो है एक ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जो है हम मेजर करते हैं ई से, कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है किस तरीके का है। इसको दिया जाता है E इज इक्वल टू उसके बीच का फोर्स अपॉन उस चार्ज की वैल्यू, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बताती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये हमें कौन बताएगा, इसके बारे में जो है मुझे इंफॉर्मेशन देगी, वो देगी मुझे E, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मुझे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जरा देखते हैं कि ये चार्ज जो है, जो हमने बोला कि चार्ज के सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग्स में आपका जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को आप जो है किससे मापते हो, मैं उसे ई से मापता हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से मैं उसको मेजर करता हूँ। मगर जैसे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को मेजर करने के लिए मेरे पास जो एक वो होता है जिसे मैं डिनोट करता हूँ किससे, फ्लक्स से। तो फ्लक्स आपको क्या बताता है, फ्लक्स मुझे बताता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, मेरा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का कैसा फ्लो हो रहा है वो जानकारी जो है मुझे देता है, वो जानकारी मुझे मिलती है फ्लक्स से, ठीक है। तो इस फ्लक्स को जो है मैं फ्लक्स लाइन की फॉर्म में दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हम इसको समझेंगे। तो हमेशा अगर कोई देखिए कोई पॉजिटिव पार्ट, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसमें जो है फ्लक्स लाइनें जो हैं इससे जो है आउटवर्ड्स जाती हैं, इससे बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आपको जो भी जो है मैंने ये बताया है ये फ्लक्स लाइन के बारे में, तो ये क्या होती है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। मगर ये एक कहानी का आधार है, मगर कहानी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो जो है फ्लक्स लाइन को जो है आप एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए हम लोग बनाते हैं, समझाया जाता है, भले ही इमेजिनरी कंसेप्ट है मगर ये पूरा का पूरा सत्य है, ठीक है। क्या होता है, फॉर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती हैं आपकी फ्लक्स लाइनें, पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स लाइन जो है आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज अगर ये कोई मेरा है तो इसमें जो फ्लक्स लाइनें जो मेरी आएंगी वो कैसी आएंगी, वो मेरी इनवर्ड्स होंगी, इस तरीके से जो है अंदर आएंगी, ठीक है। और इस फ्लक्स लाइन के बारे में जो है कुछ और अभी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, पर फिलहाल जो है मैं केवल इतना जाना कि अगर मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो मेरी फ्लक्स लाइनें उसके लिए बाहर की तरफ जाती हैं, अगर कोई मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो मेरी फ्लक्स लाइनें उसके लिए अंदर की तरफ आती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मेरे जो है दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं, तो यहाँ पे जब मेरे दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं तो यहाँ पे जो है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी आपस में क्या आ जाता है, पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप फ्लक्स लाइन देखें तो इस केस में फ्लक्स लाइन जो है, क्योंकि क्या होगा, दो पार्टिकल्स हैं और दोनों कैसे हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी मेरा
पिक्चर में आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जो है फ्लक्स लाइनें इस तरीके से बन जाएंगी और इसकी डायरेक्शन जो है ऐसे आउटवर्ड की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरा कौन सा केस आया, ये मेरा केस आया जब जो है मेरे दो लाइक चार्जेस जो है आपस में आए, तो उस केस में जो आपकी फ्लक्स लाइनें इस तरीके की हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा मेरा एक और केस बनता है जब मेरा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो, आपस में एक दूसरे के क्लोज हूँ। चूंकि अभी मैंने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मेरी फ्लक्स लाइनें निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में मेरी फ्लक्स लाइनें जाती हैं। तो अगर आप इसको बनाएं तो इस तरीके से जो है इसमें फ्लक्स लाइन का जो है इस तरीके से जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ जो है ऐसे 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 ये सब जो है यहाँ से चली गई हैं ये आउटवर्ड्स और इसमें ये आ रही हैं अंदर की तरफ, इसे आप कह दीजिए इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये कर रहा है ना सेटिस्फाई। अगर आप इसमें देखें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से फ्लक्स लाइनें बाहर की तरफ जा रही हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से फ्लक्स लाइनें अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल्स के जो है फ्लक्स लाइन के जो है 1 2 3 4 ये पॉसिबल केस हो सकते थे। ठीक है, ये पॉसिबल केस यहाँ पे आपको बना दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे फ्लक्स लाइंस के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मुझे पता चल रही हैं। क्या पता चल रही है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे चल रही है फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लक्स लाइन ऑलवेज आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लक्स लाइन ऑलवेज इनवर्ड। ठीक है, और इसके अलावा जो है फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में क्या होता है, फ्लक्स लाइंस ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लक्स लाइन के बारे में कि फ्लक्स लाइनें आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, फ्लक्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लक्स लाइन के बारे में मेरी है, फ्लक्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फ्लक्स लाइनें आपस में जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, और जो है ये फ्लक्स लाइनें जो होती हैं ये पार्टिकल के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये जो है इसकी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपको लग रहा हो इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, मगर आप इसको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए फिगर बनाना जो है बोर्ड पे फिगर बनाना टफ हो जाता है या नहीं बन पाता है, फ्लक्स लाइनें जो है हमेशा जो है उसकी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्लक्स लाइन ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल फ्रॉम चार्ज सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने जो है फ्लक्स के जो है कुछ फ्लक्स लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए अब हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हल्का हल्का सा जो है हमको थोड़ा सा पता चल गया है। अब हम तैयार हैं क्या करने के लिए, कैपेसिटर के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो है इसे यूज क्यों कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटर को यूज करने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सम ऑफ द डिवाइस रिक्वायर्ड हाई एनर्जी ड्यूरिंग स्टार्टिंग के समय में हमारी बहुत सारी ऐसी डिवाइसें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारा जो है फैन हो गया, हमारा मोटर हो गया। ठीक है, और हमारे कैमरे की फ्लैश हो गई, हमारे मोबाइल की फ्लैश हो गई जब आप फोटो खींचते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या चाहिए होता है, आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें आपके फैन की तो आपको
25 एम्पियर के अराउंड, ठीक है, 25 एम्पियर के अराउंड आपको करंट की रिक्वायरमेंट होती है अपने फैन को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा ही मोटर के लिए होता है। अगर बात करें नॉर्मली केस में, जो हमारा जो फैन होता है वो कितने वाट का होता है, 75 वाट का फ़ैन होता है केवल, ज़्यादा से ज़्यादा 75, मैक्सिमम 150 तक हो सकता है। आप लोग सब आजकल क्या करना, अपने घरों पे देखना, जो फ़ैन की वो प्लेट है, नेम प्लेट होती है ना, रेटिंग प्लेट, आप उसमें देखना, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मली जो फ़ैन होता है वो जो है 75 वाट का और 220 वोल्ट का होता है, क्योंकि जनरली सबके घर में सिंगल फेज ही आता है। तो अगर आप देखें इसमें, तो इसको कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ऑन एन एवरेज 0.3 एम्पियर करंट चाहिए इसको रनिंग के लिए। मगर आपको स्टार्टिंग में इसको कितनी देनी है, फैन को घुमाने के लिए 25 एम्पियर की करंट चाहिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, तो इस केस में क्या करते हैं, हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा पंखों पे ऐसा जो है एक कैपेसिटर लगा होता है, आप लोगों ने कई बार जो है घर में 10 रुपया बचाने के चक्कर से इसको खुद ही बदला होगा। और कई बार क्या होता है, ये जो है कई बार कई घरों में ये कैपेसिटर नहीं होता है, तो आप खुद ही उसको थोड़ा घुमा देते हैं तो फिर वो घूम जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मोशन के लिए, जो थोड़ा सा फ्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है। अगर आपका जो है किसी डिवाइस में शुरू में स्टार्टिंग फ्रिक्शन है तो उसको हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। वो हाई अमाउंट ऑफ करंट या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको कौन देता है, वो काम देता है मुझे कैपेसिटर में, ठीक है। जैसे ही देख लेते हैं आपकी मोबाइल की जो फ्लैश है, ठीक है, आपकी मोबाइल की फ्लैश को जब आप एक बार दबाते हैं तो उस टाइम पे अचानक से आप जो है 25 एम्पियर की करंट फ्लो होती है उस टाइम पे अचानक से। मगर कितने टाइम के लिए होती है, बहुत कम सेकंड के लिए होती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमें एक ऐसी डिवाइस मिल जाए जो क्या कर सके, हमारी एनर्जी स्टोर कर सके और डेसिपेट कर दे सडनली, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है आपका, कैपेसिटर जो है मेरा एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। आपका कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, जो हमारा एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है उसे हम जो है कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे स्टोर करता है, किस तरीके से स्टोर करता है, इसको जरा हम देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है एक फिगर आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये 2 प्लेटें यहाँ पे हैं और आपने क्या किया, मैंने इन 2 प्लेटों के बीच जो है कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ये कोई बैटरी है, तो बैटरी जो यहाँ पे होती है, इस बैटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जैसे ही जो है आप क्या करोगे, जैसे ही मैं जो है बैटरी दूंगा, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है आपके किसी भी सर्किट को एनर्जी सप्लाई करना। तो जैसे ही आप बैटरी यहाँ पे लगाएंगे, ये 2 प्लेट है, प्लेट 20 से खाली हैं, तो सारा का सारा जो है यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बैटरी के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और सारा का सारा जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो मेरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा और मेरी बैटरी हो जाएगी खाली। ऐसा पूरा का पूरा चार्ज जो है आपका इन दोनों प्लेट के बीच जो है स्टोर हो गया, ठीक है। अब आपको कहीं पे जो है चार्ज की ज़रूरत है, कहीं पे करंट की ज़रूरत है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप करंट कहते हैं, वहाँ पे जो है इस चीज़ को लगाइए और आपका काम हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है, कैपेसिटर जो है मेरा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, वो मेरी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। इस केस में देखें तो इस केस में कहा जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से जो मेरा C निकल के आया है, C निकल के आया है मेरा Q अपॉन V, ठीक है। और यहाँ पे C को जो मैं कहता हूँ, C मेरी नई टर्म्स आती है, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस,
ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है फेरेड। आप इसे जो है एफ से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है मेरे लिए जो है दो अलग अलग कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है मेरा ये जो है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। कैसे फॉर्म होता है, व्हेन टू मेटल प्लेट्स सेपरेट ईच अदर, ठीक है। टू मेटल प्लेट सेपरेट ईच अदर, ठीक है। अगर मेरी दो मेटल प्लेटें एक दूसरे से सेपरेट हैं तो मेरा कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो मेरी दूसरी टर्म जो निकल के आती है कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यहां से, कैपेसिटेंस इज द चार्ज ऑन वन प्लेट टू, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज द चार्ज ऑन वन प्लेट टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है। तो यहां से जो है मेरे लिए दो डेफिनेशंस निकल के आती है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ठीक है। या मैं यह भी कह सकता हूं कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो है मेरे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करें अब इस कैपेसिटेंस की बात करें तो आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, अगर जो है अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, सपोज यहां पे मेरी जो है दो मेटल प्लेट्स हैं, एल्युमिनियम फाइल्स है, कुछ भी मेटल्स है, दो मेटल्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन D है, तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो दिया जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। जहां पे एप्सिलॉन मेरी आ गई है परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी के बारे में अभी आपको बताया था, ये आपको क्या कहा था मैंने, ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज स्टोरेज करने की औकात है। और हमारा कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज स्टोर करता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि परमिटिविटी का क्यों कैपेसिटेंस में यूज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है ए पे, ठीक है। ए कौन सा हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट। अगर मैंने कोई एक प्लेट बनाई है यहाँ पे, ये इसका एरिया है, तो आपका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, पहला मेरा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट पे, ठीक है। और आपका डिपेंड करता है डी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। और इसके अलावा डिपेंड करता है मेरा परमिटिविटी पे, ठीक है, एप्सिलॉन पे। तो आपका परमिटिविटी जो यहाँ पे दी जाएगी एप्सिलॉन हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आपकी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है मेरा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो है हमने हल्का सा जो है कैसे कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उसके बारे में बात करी, और इस तरीके से जो हमने कैपेसिटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। कल जो है हम जो है इस कैपेसिटर के जो है इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर जो है सिंपल इसमें भी जो है हम अपने KVL KCLs लगाएंगे, जो हमारे जो है फंडामेंटल्स लॉ है जो है उनको जो है हम इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो है आपको हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़ते रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।